एक्सचेंज प्लांट में स्टोमेटा के थ्रू हो रहा था। और ट्रांसपिरेशन मतलब द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट ना, प्लांट के एरियल पार्ट से वाटर का लॉस होता है वेपर्स के फॉर्म में, उसको अपने ट्रांसपिरेशन बोला था। और दूसरा इसके पैरेलल में एक और टर्म देखा था, दैट इज योर गटेशन। अगर नहीं देखा हो तो अभी एक बार देख लो। गटेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉप। मोनोकॉट प्लांट देखते हैं, 9th क्लास में पढ़ा है मोनोकॉट डाइकॉट में, डिफरेंस का क्वेश्चन आता है 5 या 3 नंबर का। मोनोकॉट प्लांट में देखो, अगर मेरी लीफ इस तरीके की बड़ी लीफ है तो सरफेस एरिया इज मोर, तो मुझको पूरी पत्ती के ऊपर वेपर्स दिखाई दे रही है। बट अगर लीफ इज नैरो, अगर मेरी पत्ती कुछ ऐसी पतली सी है तो इसके ऊपर एक ड्रॉप के फॉर्म में मुझे वाटर का लॉस देखने को मिलेगा, दैट वी कॉल द गटेशन। एग्जाम्पल में लिख सकती हूँ मेरी ग्रास। गार्डन में जाते हैं, घास के ऊपर चलते हैं तो हमको गीला गीला महसूस हो रहा है, फील हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उस घास के एक एक लीफ के टिप के ऊपर वाटर का लॉस हुआ है, वो ड्रॉप के फॉर्म में वाटर का लॉस हुआ है, दैट द प्रोसेस वी कॉल द गटेशन। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन में वेपर्स के फॉर्म में लॉस हो रहा था और गटेशन में ड्रॉप के फॉर्म में वाटर का लॉस होता है। ठीक है, ये दो अलग अलग टर्म। तो स्टोमेटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज ऑल्सो एंड फॉर ट्रांसपिरेशन ऑल्सो। अब स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, रूट हेयर के थ्रू वाटर मेरा जाइलम के साथ लीफ में पहुंच गया था, वहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट था और सनलाइट भी अवेलेबल था, तो वहाँ फोटोसिंथेसिस हो रहा था। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन रहा था विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल स्टार्च के फॉर्म में प्लांट ने अपनी बॉडी में स्टोर करके रखा था इन द फॉर्म ऑफ फूड ओनली। ठीक है, जो ऑक्सीजन और वाटर बना था वो हमने स्टोमेटा के थ्रू ही बाहर रिलीज कर दिया था। ऑक्सीजन स्टोमेटा के से बाहर निकल गया था और ट्रांसपिरेशन के थ्रू स्टोमेटा से ही वाटर मॉलिक्यूल भी वेपर्स के फॉर्म में रिलीज हो गया था। ठीक है, ये अपन ने देखा था। फिर हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस का प्लेस कौन सा है, कहाँ पर हो रहा है, लीफ में हो रहा है। लीफ की सभी सेल में फोटोसिंथेसिस होता है क्या? तो नहीं होता है। हमने देखा था फोटोसिंथेसिस ऑकर ओनली इन द मेसोफिलिक सेल्स ऑफ आवर लीफ। सिर्फ मेसोफिलिक सेल्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा था, लीफ की हर एक सेल में नहीं हो रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि इस मेसोफिलिक सेल में प्रेजेंट था मेरा क्लोरोप्लास्ट। क्या प्रेजेंट था? क्लोरोप्लास्ट, है ना। फिर हमने देखा था नेक्स्ट स्टेप में क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम देखा था, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर विच हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। अगर डायग्राम थोड़ा सा बनाओ तो याद है आपको, सिक्के पे सिक्का, ग्रेना एंड थैलेकॉइड, कुछ ऐसा देखा था अपन ने। ये मेरी आउटर मेम्ब्रेन थी, दैट वन इज योर इनर मेम्ब्रेन, और इसके अंदर ऐसे मुझे सिक्के पे सिक्का ऐसे बंडल्स देखने को मिले थे। दैट सिंगल बंडल वी कॉल द ग्रेना, और पूरे को हमने बोला था मेरा थाइलेकॉइड। ठीक है, सिंगल कॉइन को बोला था ग्रेना और बंडल को बोला था थाइलेकॉइड। इसके अंदर इसका खुद का डीएनए भी प्रेजेंट था एंड दिस थाइलेकॉइड आर कनेक्टेड विद ईच अदर आल्सो। अब देखा था हमने इन दैट ग्रेना आवर क्लोरोफिल पिगमेंट इज प्रेजेंट। इस ग्रेना के अंदर में ये जो डॉट डॉट लगा रही हूँ, इन डॉट्स को मैं लेबल किया था क्लोरोफिल। दिस क्लोरोफिल पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, है ना। इसलिए हमने बोला था ग्रेना इज अ साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, ये क्वेश्चन आता है। और डार्क रिएक्शन का साइट कौन सा था? स्ट्रोमा। यहाँ पर एक लिक्विड प्रेजेंट है, जैसे मेरे माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स प्रेजेंट था, वैसे यहाँ पर एक लिक्विड प्रेजेंट है। उस लिक्विड को मैंने नाम दिया था क्या? स्ट्रोमा। ठीक है, और इस स्ट्रोमा के अंदर होने वाली थी कौन? मेरी डार्क रिएक्शन, है ना। तो द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन इज योर ग्रेना पार्ट वेयर क्लोरोफिल पिगमेंट इज प्रेजेंट, and the site of the dark reaction is your stroma where all the required enzymes are present, है ना, which are required for the conversion of carbon dioxide into carbohydrate, है ना। ये देखा था। इसके बाद अपन ने देखा था कि फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो रहा है 2 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप था मेरा लाइट रिएक्शन एंड सेकंड स्टेप इज योर डार्क रिएक्शन। देख लो, सब कुछ कॉपी में ऐसे ही ऑर्डर में मिल रहा है या नहीं, कुछ पॉइंट मिस हो गया है तो नोट कर लो। फिर इसका रिवीजन कब होगा मुझे नहीं पता। ठीक है, लाइट रिएक्शन में क्या क्या हो रहा था, 5 पॉइंट अपन ने लिखे थे यहाँ पे। अगर आपको याद है तो फटाफट बोलते जाए, साथ साथ में रिवाइज करें। पहले तो मैंने बोला कि लाइट एनर्जी शॉर्ट में लिखूं
लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल पिगमेंट। लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल पिगमेंट ने एब्जॉर्ब किया था। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या हुआ, फिर मैंने बोला दिस लाइट एनर्जी इज यूटिलाइज टू ब्रेक डाउन वाटर मॉलिक्यूल। उस एनर्जी को यूज करके हमने पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ दिया था। टर्म वी यूज दैट इज फोटोलिसिस ऑफ वाटर। पानी की प्रेजेंस में वाटर का मॉलिक्यूल टूटा था, उसको बोला था फोटोलिसिस ऑफ वाटर। पानी का मॉलिक्यूल टूटने के बाद थर्ड स्टेप हमने बोला था ऑक्सीजन इज रिलीज। ऑक्सीजन रिलीज होके बाहर चली गई थी, राइट। ऑक्सीजन रिलीज होने के बाद यहाँ पर मुझे कुछ प्रोटॉन मिले थे और कुछ इलेक्ट्रॉन मिले थे, ठीक है। दिस प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन वी यूज टू मेक द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPH, है ना। जो एनर्जी बनी थी वो इस ATP और NADPH के फॉर्म में स्टोर हुई थी। एक बात और बताई थी मैंने, 1 NADH इक्वल टू 3 ATP होता है। एक NADH बराबर हो गया 3 ATP के बराबर। कितने ATP बने थे? 18 ATP। मैंने लास्ट में ओवरऑल रिएक्शन भी आपको लिखवाई थी, अभी लिख देती हूँ यहाँ पे, है ना। तो लाइट रिएक्शन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई, 3 या 5 नंबर का क्वेश्चन फिर आता है। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। 2 स्टेप में लिखना है, एक लाइट रिएक्शन एक डार्क रिएक्शन। पहले तो 1 नंबर की डेफिनेशन लिख दो फोटोसिंथेसिस की, इक्वेशन लिख दो उसके अंदर फोटोसिंथेसिस की पूरी। उसके बाद लाइट रिएक्शन लिखो, द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन इज योर ग्रेना, ये चीज मेंशन करो और उसके बाद ये 5 पॉइंट लिख दो, ठीक है। फिर हमको देखना है डार्क रिएक्शन में क्या हो रहा है। तो डार्क रिएक्शन में जो मेन मेरा कार्बन डाइऑक्साइड है, दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट, मतलब C6H12O6 बनता है। बट जितनी एनर्जी लाइट रिएक्शन में बनी है, एनर्जी फॉर्म इन लाइट रिएक्शन इज यूटिलाइज्ड इन डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में जितनी एनर्जी बनी थी, ये सारी के सारी एनर्जी इस डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज हो जाती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। तो जब हम ओवरऑल इक्वेशन लिखते हैं फोटोसिंथेसिस का, यहाँ पर कहीं भी +E या एनर्जी नहीं लिखते हैं, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी का गेन मेरे पास कुछ नहीं होता है। लाइट एनर्जी में एनर्जी बनती है, वही एनर्जी डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज हो जाती है, तो नेट गेन मेरे पास कुछ भी नहीं होता, ठीक है। ये था मेरा मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। यहाँ पे मैंने एक और सब्सटेंस बताया था, दैट इज योर RUBP, याद आता है, यही लिख दूं, RUBP राइबुलोज बाइफॉस्फेट। ये क्या होता है, इट एक्ट एज एन CO2 एक्सेप्टर। ये CO2 के एक्सेप्टर के फॉर्म में काम कर रहा था, ठीक है। तो RUBP प्रेजेंट था जो CO2 एक्सेप्टर के फॉर्म में काम कर रहा था। ऊपर ओवरऑल रिएक्शन लिखी थी अपन ने, तो क्या लिखा था उसमें, 6CO2 प्लस 6H2O। दूसरा पेन से लिख रही हूँ, यहाँ अपन ने लिखा था 6CO2 प्लस 12H2O प्लस कितने ATP थे, 18 ATP बने थे, प्लस 12 NADPH था, और प्लस यहाँ पे मुझे एक और चीज लिखनी थी, दैट इज योर RUBP राइबुलोज बाइफॉस्फेट, जो कि मेरा CO2 एक्सेप्टर था। समझ आ रहा है, दे और आर द इंग्रेडिएंट्स। फिर रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद मेरे पास क्या बना था, पहले बना मेरा C6H12O6, ये बना था, मतलब मेरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना, प्लस मेरी ऑक्सीजन रिलीज हो गई थी एक, वही मैंने ऑक्सीजन को रिलीज करके बताया, प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल निकल गए थे, ये 6 पानी के मॉलिक्यूल मैंने ऐसे कैसे बता दिए हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ था, ATP बदल के बनाया था इसने 18 ADP ट्राइफॉस्फेट से डाइफॉस्फेट बन गया था, और यहाँ पे NADPH कन्वर्ट होके बन गया था NADP। ये भी कितने मॉलिक्यूल थे मेरे, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADP। और मेरा जो RUBP था वो वापस ऐसे के ऐसे ही रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद निकल गया था। ये थी मेरी ओवरऑल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस एरो के ऊपर आपको लिखना था क्लोरोफिल पिगमेंट और मेरा सनलाइट।
के ये सब हम लास्ट टर्म पे पढ़ चुके थे, है ना। मैंने शॉर्ट में रिवाइज करा दिया शुरू के 5 या 10 मिनट। अब हम आगे की कहानी पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने एक चीज और देखी थी, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से होंगे, मतलब द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल पिगमेंट इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। अब देखो जहाँ पर फोटोसिंथेसिस हुआ है वहां पर स्टार्च बना है, और स्टार्च को टेस्ट करने के लिए हम आयोडीन का यूज करते हैं। जहां फोटोसिंथेसिस हुआ वहां पर स्टार्च बना, स्टार्च को टेस्ट करने के लिए हमने यूज किया क्या, मेरा आयोडीन, है ना। स्टार्च के ऊपर जब भी आयोडीन डालते हैं तो मेरा कलर चेंज हो जाएगा, इट बिकम ब्लू और ब्लैक कलर, ब्लू या ब्लैक कलर का हमको देखने को मिलता, ठीक है। अलग अलग एक्टिविटीज भी दी हुई है वहां पर फोटोसिंथेसिस की, मैंने शायद लास्ट टाइम पे बोला था आपको कि वो एक्टिविटीज देखना, है ना। इस पे रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी है। कार्बन डाइऑक्साइड हो, पानी का मॉलिक्यूल है या क्लोरोफिल पिगमेंट है, अगर एक लिमिट तक है तो इट इंक्रीजेस द फोटोसिंथेसिस रेट, बट अगर एक लिमिट से कम हो गए हैं या ज्यादा हो गए हैं तो इट रिड्यूसेस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। यहाँ पर अपन ने देखा था रेड लाइट और ब्लू लाइट में द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि प्लांट का जो क्लोरोफिल होता है वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट रेस को एब्जॉर्ब करता है, बाकी रेस को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, ठीक है। इसलिए ये चेंज इसके अंदर देखने को मिलता है, रेड और ब्लू में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग भी बहुत सिंपल है, कभी कभी शायद 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। एक्टिविटी में हमको देखना है क्लोरोफिल जरूरी है या नहीं है। जैसे मेरे पास एक वेरीगेटेड लीफ होती है, एक वेरीगेटेड मतलब ग्रीन और येलो दोनों कलर का शेडिंग है उस लीफ में, तो जहाँ पर ग्रीन पार्ट होगा वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, जहाँ पर ग्रीन नहीं है वहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। इतना आप समझ पा रहे हो, है ना। मतलब सपोज मेरा ये लीफ है, ऐसा मैंने एक लीफ बनाया है, इस लीफ में कुछ पार्ट येलो कलर के दिख रहे हैं और कुछ पार्ट मुझे ग्रीन कलर के दिख रहे हैं। मैंने यहाँ पे ग्रीन लिख दिया है और यहाँ दोनों पे येलो लिख दिया है। अब ग्रीन कलर का पार्ट है मतलब वहाँ पर क्लोरोफिल पिगमेंट है, मतलब वहाँ फोटोसिंथेसिस हुआ है, मतलब वहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट है। अब स्टार्च प्रेजेंट है और लीफ के उस पार्ट के ऊपर अगर मैं आयोडीन डालूंगी तो ये ब्लू और ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ब्लू कलर आ रहा है मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टार्च इज लेस, कम अमाउंट में स्टार्च है, और अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कलर मेरे को ब्लैक कलर का दिखता है। जैसे पोटैटो होता है, आलू को कट करके उसके ऊपर आप जरा सी आयोडीन की बूंद डालोगे तो पूरा आलू काले रंग का हो जाएगा, ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एक आपकी लैब में भी एक्टिविटी करने को बोली गई है, उसके अंदर एक लीफ लिया है और इस लीफ के ऊपर एक काले रंग की पट्टी ऐसी बांध दी जाती है। अब क्या होगा, और इसको धूप में रख दिया है, अब क्या होगा, ये पार्ट को लाइट एनर्जी मिलेगा तो यहाँ फोटोसिंथेसिस होगा, स्टार्च प्रेजेंट होगा, और इतना पार्ट जहाँ मैंने काली पट्टी से ब्लैक पेपर से इसको मैंने कवर कर दिया है। ब्लैक पेपर से कवर करने से क्या हुआ, लाइट एनर्जी वहां तक नहीं पहुंच पाई, that part of the leaf which is covered by the black paper not receive the light energy, और जब वो लाइट को रिसीव नहीं कर पाया तो उस पार्ट में फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया। फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ मतलब स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पर आयोडीन डाल के टेस्ट लगाऊंगी स्टार्च के प्रेजेंट का, तो ये वाला दोनों पार्ट में तो मुझे ब्लू या ब्लैक कलर देखने को मिलेगा, पर ये वाले पार्ट के अंदर नो चेंज, मुझे कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है, ठीक है। एक और एक्टिविटी होता है उसके अंदर, जो लीफ को पहले हम डार्क कंडीशन में रख देते हैं रूम में ताकि उसको सनलाइट अवेलेबल ना हो, फिर उसको बाहर धूप में रखते हैं और उसके बाद एक लीफ को निकाल के अल्कोहल में बॉईल करते हैं। बॉईल करने से उसका क्लोरोफिल सारा निकल जाता है, डीकलराइज हो जाती है लीफ, और फिर उसमें स्टार्च का हम टेस्ट लगा के देखते हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट वही है, क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस होगा,
कार्बन डाइऑक्साइड इसको अवेलेबल होगी तो फोटोसिंथेसिस होगा, नहीं तो नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज होके बाहर आती है, उसके लिए भी एक और एक्टिविटी है। मैं अगर इसको इरेज करूँ तो यहाँ हम एक और एक्टिविटी देखते हैं। एक छोटा सा प्लांट लिया है, हाइड्रिला एक्वेटिक प्लांट मैंने लिया है, और इस एक्वेटिक प्लांट को ऐसे बीकर में रखा होता है और इसको मैंने एक फनल से कवर कर दिया, ये फनल लगा हुआ। अब क्या होगा, ये प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस करेगा मतलब यहाँ पर जितनी भी CO2 है उस CO2 को ये प्लांट यूज करेगा और ग्रो करेगा, तो फोटोसिंथेसिस हुआ। क्योंकि कांच का एपरेटस है तो लाइट एनर्जी उससे मिलेगा, लाइट मिल रहा है, क्लोरोफिल मिल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर प्रेजेंट है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को ये यूज करेगा कंटिन्यूअसली और रिलीज क्या करेगा, मेरा ऑक्सीजन। अब ये उल्टा करके मैंने पैक यहाँ पे फनल रखा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो वो यूज कर लेगा और जो ऑक्सीजन बनेगी वो यहाँ पर ऊपर की तरफ ऑक्सीजन मेरी कलेक्ट होती जाएगी और इसका पानी का लेवल धीरे धीरे नीचे होता जाएगा। समझ में आया क्या एक्टिविटी? बीकर है, उसके अंदर हाइड्रिला प्लांट रखा है, उसके ऊपर मैंने उल्टा करके वो फ्लास्क रख दिया है। ठीक है, अंदर जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट यूज कर लेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा और ऑक्सीजन निकलेगी। वो ऑक्सीजन उस ट्यूब में ऊपर की तरफ इकट्ठी होती जाएगी और पानी का लेवल धीरे धीरे नीचे गिरता चला जाएगा। तो ये प्रूव करता है कि ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग दैट फोटोसिंथेसिस। ठीक है, एक और एक्टिविटी बताते हैं इससे ही रिलेटेड। इसमें क्या किया गया है, ये मेरा एक फ्लास्क लिया है, इसके अंदर मैंने जर्मिनेटेड सीड्स को डाल दिया है। जर्मिनेटेड सीड्स भी तो रेस्पिरेशन करेगी ना, ग्रोथ इसके अंदर भी होने वाला है। इसके अंदर से क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, उसको हम लाइम वाटर में पास करेंगे तो मिल्की कन्वर्ट हो जाती है। पर यहाँ पर हमने KOH का ड्रॉप रखते हैं। KOH क्या करता है, KOH एब्जॉर्ब्स द CO2 और इसको CO2 नहीं मिलेगी तो रेस्पिरेशन नहीं होगा। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज है, आप बुक में देख सकते हो रिलेटेड विद द फोटोसिंथेसिस, है ना। पढ़ना एक्टिविटी, कुछ नहीं समझ में आए तो पूछना। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं पर कम आएंगे। हम लास्ट टाइम में फिर एक बार रिवाइज कर लेंगे इन सारी एक्टिविटीज को। ठीक है, तो लास्ट टर्म का जो टॉपिक था दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट, वो आज एक बार और रिवाइज करके कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम चालू करेंगे हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हमने पहले टॉपिक पढ़ा था मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, अगर याद है तो, है ना। हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ऑटो में अपन ने फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक देखा था, बट हेटेरोट्रॉफिक में अपन ने 3 टाइप देखे थे, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड सिम्बायोटिक, अगर याद आते हैं तो। कॉपी का पन्ना पलट के देखो, पीछे लिखा हुआ है, टेबल बनी हुई है आपकी कॉपी में। सेप्रोफिटिक मींस दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डीके मैटर, सड़े गले पदार्थों से अपना खाना बना रहे थे। इसके अंदर हमने देखा था न्यूट्रिशन इज एक्सटर्नल, बाहर की तरफ बाहरी न्यूट्रिशन देखने को मिल रहा है। डाइजेशन इज एक्सटर्नल, है ना। फिर हमने देखा था सिम्बायोटिज्म और पैरासिटिज्म, म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन 2 ऑर्गेनिज्म व्हिच इज बेनिफिशियल फॉर बोथ। 2 जीवों के बीच संबंध जिसमें एक को फायदा हो रहा है और एक को नुकसान हो रहा है। एक को फायदा एक को नुकसान हुआ था किसमें, पैरासिटिज्म में, और सिम्बायोटिज्म में दोनों को फायदा हुआ था। एग्जाम्पल याद आते हैं, इंडोपैरासिटिज्म में हमने देखा था वर्म्स व्हिच आर प्रेजेंट इन अवर स्टमक, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अवर स्टमक। इंडोपैरासाइट बॉडी के अंदर से न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज कर रहे हैं, और एक्टोपैरासाइट मतलब जो बाहर से ले रहे हैं, जैसे मेरे मॉस्किटो और लीच, अपन एग्जांपल देखे थे। पैरासिटिज्म में एक होस्ट और गेस्ट वाला रिलेशन हमको देखने को मिलता है, जिसको फायदा होता है वो गेस्ट होता है और जो होस्ट होता है उसको हमेशा लॉस हो रहा है। ठीक है, ये कुछ 3 कंडीशन अपन ने वहां पर देखे। एक कंडीशन वहां पर हमने देखना छोड़ दिया था, दैट इज योर होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, होलोजोइक तब मैंने बोला था कि जब एनिमल का पढ़ेंगे तब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन मींस वी से दैट इज योर कंप्लीट न्यूट्रिशन, है ना। कंप्लीट न्यूट्रिशन व्हिच इज ऑकर इन 5 डिफरेंट स्टेप्स, 5 अलग अलग स्टेप्स में ये कंप्लीट होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, है ना। 5 स्टेप देखते हैं पहले, साथ साथ में नोट करना प्रॉपर्ली। पहले हम लिखते हैं हमारा इंजेक्शन, है ना। इंजेक्शन मतलब क्या, दूसरा लिखते हैं पहले डाइजेशन। इसको इसी ऑर्डर में याद रखना है, हम इसको उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते हैं, है ना। इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन
एसिमिलेशन और लास्ट होता है मेरा इजेशन। ठीक है, पांचों नाम लिख लिए हैं। देखते हैं किस स्टेप में क्या हो रहा है। इंजेशन मतलब हम लिखते हैं हमारा इनटेक ऑफ फूड मतलब मैंने खाने को खाया है, दैट इज इनटेक ऑफ फूड, इंजेशन। ठीक है, दूसरा मेरे को क्या देखना है, डाइजेशन। सेकंड स्टेप इज योर डाइजेशन। डाइजेशन मतलब हम यहाँ पर बोलेंगे कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल सॉल्युबल फूड। कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्ट होकर सिंपल फूड बनाता है। सिंपल फूड कैसा, सॉल्युबल फॉर्म में, विच बिकम इजीली सर्कुलेट इन योर बॉडी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्ट होकर सिंपल फूड का फॉर्मेशन करता है और सिंपल फूड भी कैसा होता है, सॉल्युबल फॉर्म में होता है। ठीक है, जो बॉडी में पूरी तरह से सर्कुलेट हो सके। ये क्वेश्चन एनटीएससी में भी आया था। डाइजेशन मींस कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड नहीं लिखना है, कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल सॉल्युबल फूड, है ना। इसमें गड़बड़ करते हैं बच्चे, क्योंकि डाइजेशन हमको याद रहता है कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट होना, पर ये सॉल्युबल वर्ड याद रखना है। सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट होगा तभी वो ब्लड के साथ पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो पाएगा। ठीक है, अब डाइजेशन होने के बाद तीसरा स्टेप होता है कौन सा, मेरा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या, अब यहाँ पर हम लिखेंगे द सिंपल सॉल्युबल फूड। ये समझ में आ रहा है क्या, एसएसएफ इसके लिए लिखा मैंने। ठीक है, सिंपल सॉल्युबल फूड इज कैरिड बाय ब्लड अप टू सेल। सिंपल सॉल्युबल फूड ब्लड के साथ में कहाँ पहुंचेगा, मेरे सेल तक पहुंचने वाला है। सिंपल सॉल्युबल फूड इज कैरिड बाय द ब्लड अप टू द सेल। इसको मैं बोलती हूँ मेरा एब्जॉर्प्शन। हमको पता है, कहीं आपने सुना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, वो फूड ब्लड के साथ कैरी करके इंडिविजुअल सेल तक पहुंचता है, दैट वी कॉल द एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन के बाद आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब हम बोलते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ सिंपल सॉल्युबल फूड इन सेल। सेल के अंदर उस सिंपल सॉल्युबल फूड को यूटिलाइज किया जाता है एंड वी विल गेट द एनर्जी टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज। ये हो जाता है मेरा एसिमिलेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ सिंपल सॉल्युबल फूड। ठीक है, और फिर आता है इजेशन। इजेशन मतलब रिलीज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। रिलीज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनस। रेक्टम या एनस के थ्रू बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालना, ये होता है मेरा इजेशन का प्रोसेस। ये 5 स्टेप पक्का याद होने चाहिए, इसी ऑर्डर में याद होने चाहिए, राइट। दैट होलोजोइक न्यूट्रिशन वी ऑब्जर्व इन अवर अमीबा ऑल्सो एंड इन अवर ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, है ना। अमीबा में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है और ह्यूमन बींग्स में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है एक्सप्लेन द होलोजोइक न्यूट्रिशन, तो आप उसको अमीबा का एग्जांपल लेके पूरा ये 5 स्टेप दे करके समझा देना। पूरा एनिमल का बताते मत बैठना, ह्यूमन बींग का। अगर स्पेसिफाई पूछा जाता है एक्सप्लेन द होलोजोइक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, तब आप एलिमेंट्री कैनाल बना के पूरा उसको स्टेप को एक्सप्लेन करेंगे। पर ये 5 स्टेप का लिखना बहुत जरूरी है जब भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक बार फिर स्टेप को रिवाइज करते हैं। इंजेशन मतलब इनटेक ऑफ फूड, है ना। सपोज यू ईट द चपाती, मैंने एक रोटी खाया है। अब रोटी खाने के बाद क्या होगा, मैंने यहाँ रोटी ही लिखा है, मैंने एक रोटी खाया है। इंजेशन ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड, वो रोटी खाने के बाद मेरी बॉडी में डाइजेशन हुआ है, मतलब इस रोटी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट था वो कार्बोहाइड्रेट ने टूट के मेरी दूसरी शुगर का फॉर्मेशन कर दिया है, जो कि सॉल्युबल फॉर्म में बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। डाइजेशन मतलब क्या था, कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल सॉल्युबल फूड। ये रोटी का कार्बोहाइड्रेट टूट के शुगर में कन्वर्ट हो रहा है। वो माल्टोज हो सकती है, वो सुक्रोज हो सकता है, वो गैलेक्टोज हो सकता है, अलग अलग फॉर्म होते हैं। ठीक है,
यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ सिंपल शुगर, आप चाहो तो जो आपको ग्लूकोज याद रहता है आप वो भी लिख सकते हैं कि मेरा ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो गया है। अब क्या होगा, यहाँ पर हो रहा है तीसरा स्टेप एब्जॉर्प्शन, मतलब सिंपल सॉल्युबल फूड इज कैरिड बाय द ब्लड अप टू द सेल। ये जो सिंपल सॉल्युबल फूड है, मतलब ये जो शुगर है, ये ब्लड के साथ मिलकर के पहुंचेगी कहाँ पर, मेरे बॉडी के इंडिविजुअल सेल में। इंटेस्टाइन वाले पार्ट से सिंपल सॉल्युबल फूड ब्लड ले लेता है और ब्लड के साथ ये शुगर जो है या जो सिंपल सॉल्युबल फूड है वो मेरे सेल तक पहुंचता है, दैट वी कॉल द एब्जॉर्प्शन। आ रहा है समझ में? तो यहाँ से मैंने बोला ये शुगर जो है ब्लड के साथ में सेल तक पहुंच गया है, दैट इज योर एब्जॉर्प्शन। अब होना है क्या, मेरा एसिमुलेशन। एसिमुलेशन मतलब क्या, सेल के अंदर, इस सेल के अंदर जो मेरा ग्लूकोज है वो ग्लूकोज टूटेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज एंड प्लस एनर्जी इज फॉर्म। मतलब ये हो गया ना मेरा रेस्पिरेशन का दूसरा वाला स्टेप। दूसरा स्टेप मतलब क्या होगा यहाँ पे, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेल के अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटेगा जिससे मुझे एनर्जी मिलेगा, इसको मैं बोलती हूँ सेलुलर रेस्पिरेशन, सेकंड स्टेप ऑफ योर रेस्पिरेशन। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एसिमुलेशन। ये जो मैंने रोटी खाई थी उसका डाइजेशन हुआ, कार्बोहाइड्रेट से शुगर बना था, फिर ये एब्जॉर्ब होके ब्लड का हाथ पकड़ के सेल तक पहुंच गई थी। सेल में जाने के बाद मैंने इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ा है पूरी तरह से, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ा है और फाइनली मुझे कार्बन डाइऑक्साइड मिली है, प्लस मुझे वाटर मिला है और प्लस एनर्जी का भी फॉर्मेशन हो गया है। अब क्या बचा, अब मेरी एलिमेंट्री कैनाल में बचा है क्या, सिर्फ अनडाइजेस्टेड फूड बचा है। बाकी जो काम का था मेरी बॉडी ने यूटिलाइज कर लिया, मुझे एनर्जी मिल गया, सारी चीजें अंदर यूटिलाइज हो चुकी हैं। अब मेरी एलिमेंट्री कैनाल में सिर्फ रह गया था मेरा अनडाइजेस्टेड फूड, और वो अनडाइजेस्टेड फूड को मैंने इस रेक्टम या मैं बोलूं एनस के थ्रू बॉडी के बाहर रिलीज कर दिया था, दैट इज द प्रोसेस ईजेशन, है ना। तो अब शायद सारी चीजें क्लियर होगी कैसे स्टेप वाइज काम हो रहा है बॉडी के अंदर। ये 5 अलग अलग स्टेप देखी थी, इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड, डाइजेशन, कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल सॉल्युबल फूड, एब्जॉर्प्शन, सिंपल सॉल्युबल फूड इज कैरिड बाय द ब्लड अप टू द सेल, सेल तक पहुंच गया ब्लड, सिंपल सॉल्युबल फूड ब्लड का हाथ पकड़ के मतलब ब्लड के साथ में। हमारी बॉडी में जो भी सर्कुलेट होता है ब्लड का हाथ पकड़ के ही होता है, मतलब ब्लड एक्ट एज एन कैरियर टू ट्रांसफर द सब्सटेंस इनसाइड द बॉडी। अकेला कोई भी इधर से उधर नहीं घूम सकता है, वो वेस्ट सब्सटेंस हो, वो ग्लूकोज हो, ऑक्सीजन हो, कुछ भी हो, हार्मोन, विटामिन, एंजाइम सब कुछ प्रेजेंट होते हैं मेरे ब्लड के प्लाज्मा पार्ट में, है ना। तो फाइनली सिंपल सॉल्युबल फूड भी ब्लड का हाथ पकड़ के सेल तक पहुंच गया, फिर सेल में मैंने उस ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी बना लिया, यूटिलाइजेशन ऑफ सिंपल सॉल्युबल फूड इन द सेल टू गेट द एनर्जी, दैट इज योर एसिमुलेशन, फाइनली ईजेशन, रिलीज ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज ईजेशन। अब शायद ये याद हो गई होगी 5 स्टेप कैसे लिखना है, क्या एग्जांपल लेना है, सब कुछ हमें पता है। ठीक है, अब हम देखते हैं दैट होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में जब होलोजोइक न्यूट्रिशन में, इसको इरेज कर दूं, लिख लिया होगा शायद अभी तक, है ना। कुछ पूछना है क्या बीच में, पूछ सकते हो। Anyone want to any question? एक सेकंड वेट करें, वेट 1 सेकंड। आप कहाँ से? कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं मैम से, है ना। You can ask any question from the ma'am. Ma'am is listening your voice. Yes बेटा। आवाज सही नहीं आ रही है। मेरी आवाज आपको सही नहीं आ रही है? चलो ठीक है, वेट 1 सेकेंड। Visibility is proper. You can watch this video on YouTube also. लेकिन होता है कभी कभी नेटवर्क इशू हो सकता है। आप रिकनेक्ट कर लो, शायद फिर क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, एनी क्वेश्चन? बाकी सबको क्लियर आ रहा है ना बेटा, आप एक बार रिकनेक्ट कर लो तो शायद आ जाएगा जी। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं।
ये 5 स्टेप हमने देखी थी। अब यही 5 स्टेप पे हमको अमीबा में न्यूट्रिशन देखना है। होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा 3 नंबर का क्वेश्चन। अब यहाँ पर हम देखते हैं, अब अमीबा हमारा इरेगुलर शेप का ऑर्गेनिज्म है। मैं इसको ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी ये अमीबा मेरा ऐसा इरेगुलर शेप का ऑर्गेनिज्म है। इसके अंदर ये मैंने जो प्रोजेक्शन बनाया दैट इज योर सूडोपोडिया, है ना। इट एक्ट एज ए लोकोमोटरी ऑर्गन, चलने के लिए लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है। बट दैट सूडोपोडिया इज नॉट अ परमानेंट स्ट्रक्चर। ये परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं होता है, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से इट विल चेंज हर सूडोपोडिया। जिस डायरेक्शन में जाना होगा उस डायरेक्शन में नया सूडोपोडिया बन जाता है। बेसिकली दिस सूडोपोडिया इज द साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन। इस साइड में अगर साइटोप्लाज्म ज्यादा आ गया है तो उधर प्रोजेक्टेड एरिया हो जाएगा, वो सूडोपोडिया की तरह काम करेगा। ठीक है, तो अमीबा शोज लोकोमोशन बाय सूडोपोडिया ओनली। दिस सूडोपोडिया इज नॉट अ परमानेंट स्ट्रक्चर। जब जरूरत होगी उस हिसाब से ये बनेगा। इट इज ओनली अ साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन, इतना याद रखना है। अब इसके अंदर प्रेजेंट होता है कौन, ये मेरा न्यूक्लियस ना। ये अमीबा में एक अपना न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब मैंने यहाँ पर बोला अमीबा कैप्चर इज फूड। ये अमीबा मैंने बताया है, ये अमीबा में एक सूडोपोडिया इधर से आया है और दूसरा सूडोपोडिया इधर से निकलना शुरू हुआ। ये इसका न्यूक्लियस है और यहाँ पर मैंने बताया है अपना फूड पार्टिकल। ठीक है, अब अमीबा ने कैसे किया, थोड़ा मेरे हाथ की तरफ देखना। ये मेरा अमीबा है, ये मेरा एक सूडोपोडिया है। सपोज ये मेरा अमीबा इरेगुलर शेप का, ये एक सूडोपोडिया बना पहला। यहाँ मेरा फूड का पार्टिकल बना है, प्रेजेंट है। अब धीरे धीरे क्या होगा, देखो मेरी दूसरी उंगली बाहर निकल के आ रही है, पहली उंगली छोटी हो रही है, दिख रहा है, आप देखें ध्यान से प्लीज। ये मेरा पहला सूडोपोडिया है एक्सटेंडेड, दूसरा अंदर की तरफ पे। अब धीरे धीरे पहला खत्म हो रहा है और दूसरा सूडोपोडिया निकलना शुरू हो रहा है। देखो ये फूड पार्टिकल के पास आ गया, मेरा फूड पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है, कुछ समझ पा रहे हो, है ना। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये पहला और ये दूसरा, इसके बीच में फूड पार्टिकल आ गया है और ये फूड पार्टिकल पूरी तरह से कैप्चर कर लिया जाएगा। मतलब अमीबा में शो दिस काइंड ऑफ रोलिंग मूवमेंट ऑल्सो। वो इधर की तरफ नया सूडोपोडिया बना के घूम रहा है, अचानक उसको लगा यहाँ कोई डिस्टर्बेंस है तो वापस उसने पीछे की तरफ सूडोपोडिया बना दिया और वापस ऐसा मूवमेंट को शो करना शुरू कर दिया। तो सूडोपोडिया इज अ साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन, दिस इज अ टेम्पररी प्रोजेक्शन, दिस इज नॉट अ परमानेंट प्रोजेक्शन। ठीक है, अब अमीबा ने इस तरीके से खाने को अपने अंदर लेने की कोशिश किया है। अगला डायग्राम अगर मैं बनाती हूँ तो इस अमीबा की बॉडी में खाना पूरी तरह से अंदर आ चुका है। ये ब्लैक कलर से मैंने न्यूक्लियस बनाया है और ये अंदर इसका फूड पार्टिकल जो है वो अंदर की तरफ आ गया। ठीक है, इसको मैं लेबल कर देती हूँ। ये क्या था, मेरा फूड पार्टिकल। मतलब अब अमीबा में तैयार हो गया मेरा फूड वैक्यूल। अब इसके अंदर होने वाला है क्या, मेरा डाइजेशन। ये क्या बन गया, मेरा वैक्यूल। कौन सा वैक्यूल बन गया, फूड वैक्यूल, क्योंकि इसके अंदर खाना आ चुका है। ठीक है, मतलब ये पूरी स्टेप को मैं बोल सकती हूँ, ये स्टेप हो गया मेरा इंजेशन का। इंजेशन मतलब इनटेक ऑफ फूड, है ना। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ये स्टेप कैसा हो गया, इंजेशन, है ना। इंजेशन के बाद दूसरा मैंने लिखा है डाइजेशन होना है। अब क्या होगा, अगर मैंने यहाँ पे ये अमीबा फिर बनाया है एक और अमीबा के अंदर ये मेरा फूड वैक्यूल यहाँ से रिलीज होके आ गया है पूरा। ये मेरा है न्यूक्लियस और इसके अंदर कौन प्रेजेंट है, मेरा फूड पार्टिकल। मैं एफ लिख रही हूँ फॉर योर फूड पार्टिकल। अब इसके अंदर कुछ एंजाइम्स थे, इसके अंदर कुछ एंजाइम होंगे, वो डाइजेशन का काम करेंगे ना। मतलब ये फूड पार्टिकल जो है कन्वर्ट होके बन जाएगा क्या, सिंपल सॉल्युबल फूड। समझ आ रहा है, इस फूड वैक्यूल में हुआ है डाइजेशन का प्रोसेस। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर सकती हूँ दूसरा प्रोसेस, दैट इज योर डाइजेशन। ये हो गया मेरा डाइजेशन का काम। मतलब फूड पार्टिकल कन्वर्ट होके बन गया है सिंपल सॉल्युबल फूड। अब सिंपल सॉल्युबल फूड बनने के बाद एक और डायग्राम अगर मैं बनाती हूँ तो उस एक और डायग्राम में मैंने यहाँ पर बनाया ये अमीबा, इसके अंदर ये मेरा फूड वैक्यूल है और ये मेरा न्यूक्लियस है। अब इस फूड वैक्यूल में क्या बचा था, इसके अंदर सिर्फ बचा था मेरा सिंपल सॉल्युबल फूड। ठीक है, अब सिंपल सॉल्युबल फूड डिफ्यूज्ड होके बाहर आ जाएगा इसके साइटोप्लाज्म में। अब इसके पास तो कोई ब्लड नहीं है ना कि ब्लड के साथ कैरी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होगा, सिंपल सॉल्युबल फूड डिफ्यूज होके
पूरे साइटोप्लाज्म में आ गया है। तो यहाँ हमने इसको क्या बोला है, ये हो गया डाइजेशन। फिर यहाँ होगा मेरा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब सिंपल सॉल्युबल फूड इज एब्जॉर्ब बाय द साइटोप्लाज्म ऑफ आवर अमीबा। अमीबा के साइटोप्लाज्म में पूरी तरह से डिफ्यूज होके आ गया है। और इसके बाद अगर मैं एक और अमीबा बनाती हूँ तो इसका वापस ये सूडोपोडिया है, यहाँ पर इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा, एसिमुलेशन मतलब यूटिलाइजेशन। अब मैं बोलूंगी मेरा ये जो वैक्यूल था, इस वैक्यूल के अंदर रह गया है सिर्फ वेस्ट, मतलब मेरा they are connecting. दूसरा चालू किया होगा। हाँ, सेकंड क्लास। ये कंटिन्यू 1 घंटे का नहीं होता क्या? नहीं। In Zoom we have 40-minute limit. We start. चलो अमीबा में न्यूट्रिशन देख रहे थे, है ना? फिर से देखिए एक बार, स्टेप स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये मेरा अमीबा, ये न्यूक्लियस उसका, और ये सूडोपोडिया which act as a locomotory organ. With the help of pseudopodia, this amoeba catch that particular food particle. ये सूडोपोडिया निकले हैं और इन्होंने इस फूड पार्टिकल को कैच कर लिया है। यहाँ देख सकते हैं सूडोपोडिया अंदर आ गया है, मतलब इनटेक ऑफ फूड हो गया है। तो द स्टेप वी कॉल द इंजेक्शन। इस स्टेप को मैंने बोला है इंजेक्शन, इनटेक ऑफ फूड इज ऑकरिंग, ठीक है। इंजेक्शन के बाद दूसरा स्टेप होता है मेरा डाइजेशन। डाइजेशन मतलब यहाँ हम देखते हैं द कॉम्प्लेक्स फूड इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल फूड, है ना। मतलब यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्ट होके सिंपल सॉल्युबल फूड बन गया है। मैंने यहाँ पर लिख दिया है इस वैक्यूल के अंदर। ये वैक्यूल क्या अपना था, दिस वैक्यूल वी कॉल द फूड वैक्यूल, ठीक है, जिसके अंदर फूड स्टोर्ड है। यहाँ पर हो गया डाइजेशन का प्रोसेस। देखो मैंने यहाँ लिखा है डाइजेशन, और डाइजेशन लिखा है मतलब यहाँ पर हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्टेड इनटू सिंपल सॉल्युबल फूड। अब डाइजेशन के बाद होना है तीसरा स्टेप, दैट इज योर एब्जॉर्प्शन, है ना। तीसरा स्टेप कौन सा होना है, एब्जॉर्प्शन। ये पहला हुआ था इंजेक्शन, दूसरा हुआ मेरा डाइजेशन, तीसरा स्टेप हो गया मेरा एब्जॉर्प्शन, है ना। तो अब क्या हुआ है, सिंपल सॉल्युबल फूड डिफ्यूज होके पूरे साइटोप्लाज्म में आ गया है, दैट इज योर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होने के बाद अब इस फूड वैक्यूल में W मतलब मैंने लिखा है मेरा वेस्ट बचा है ना। और जो सिंपल सॉल्युबल फूड था जो मेरे साइटोप्लाज्म में आ गया था, वो यहाँ पर सिंपल सॉल्युबल फूड जो है वो यूटिलाइज हो गया है, एंड दे विल गेट द एनर्जी, एंड दे गेट द एनर्जी। कहाँ पर हो रहा है ये सब, साइटोप्लाज्म में हो रहा है अमीबा के। क्योंकि अमीबा में ब्लड नाम की कोई चीज नहीं है कि ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होगा, सेल में जाके यूटिलाइजेशन होगा, तो यहाँ पर सेल में जाके वो सब्सटेंस यूटिलाइज हो जाता है।
अब यहाँ पर मेरे इस वैक्यूल के अंदर क्या बचा है, सिंपल वेस्ट सब्सटेंस बचा है, ठीक है। नाउ दिस वेस्ट सब्सटेंस अगेन स्टार्ट टू रिलीज आउट फ्रॉम द अमीबा। अभी अमीबा में फूड वैक्यूल धीरे धीरे यहाँ पर आकर के मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाता है, ये इसका न्यूक्लियस है, और यहाँ से वेस्ट सब्सटेंस जो होता है वो बॉडी के बाहर रिलीज हो जाता है। W लिख दिया आपने, W फॉर योर वेस्ट, यहाँ पर भी अपन ने लिखा था W फॉर अवर वेस्ट, ये वेस्ट जो है बॉडी के बाहर यहाँ से रिलीज हो जाता है। इन दैट वे द अमीबा शोज द होलोजोइक न्यूट्रिशन, कंप्लीट न्यूट्रिशन ऑफ फूड इज ऑकर, कंप्लीट डाइजेशन होता है, और ये 5 अलग अलग स्टेप जो है वो हमने इसके अंदर पूरी तरह से दिखा दी, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये पूरा देखा था हमने अमीबा में न्यूट्रिशन, जो पेपर में क्वेश्चन भी आता है 3 नंबर का, ठीक है, विथ डायग्राम्स, आपकी बुक में डायग्राम दिए हुए हैं, ठीक है। अब हम देखना चालू करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, है ना, मैं इसको इरेज कर रही हूँ। ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन देखते हैं तो इसके लिए हमारे पास होती है एक एलिमेंट्री कैनाल, है ना, और उसके अलावा कुछ होती है मेरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो इसके अंदर पूरा इन्वॉल्व रहती है ना। तो यहाँ अपन देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल, एक होगी एलिमेंट्री कैनाल और प्लस इसके साथ होती है कुछ ग्लैंड्स, है ना, मैं डायरेक्ट ग्लैंड्स लिखती हूँ, कुछ ग्लैंड्स होती है, ये मिलके बनाते हैं मेरा पूरा के पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में अपन देखते हैं तो एलिमेंट्री कैनाल, इट इज अ लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड्स इनटू द एनस, माउथ से लेके एनस तक की लंबी एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है, जिसमें ये 5 स्टेप में पूरा डाइजेशन न्यूट्रिशन का मैकेनिज्म होता है ना। कुछ पार्ट्स देखते हैं इसके अंदर, पहले अपन शुरू करते हैं पार्ट्स को देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट इज योर माउथ, ठीक है, माउथ के बाद सेकंड पार्ट होता है मेरा ओरल कैविटी, ओरल कैविटी या इसका दूसरा नाम होता है मेरा बकल कैविटी, आप नाम साथ में नोट करते जाए। फिर यहाँ पर आएगा मेरा फेरिंग्स वाला पार्ट, फेरिंग्स वाला पार्ट, फेरिंग्स के बाद आता है मेरा इसोफेगस, इसोफेगस के बाद आएगा स्टमक, स्टमक में भी हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, कार्डियक, फंडिक एंड पाइलोरिक, 3 पार्ट होते हैं हमारे स्टमक के भी। स्टमक के बाद आती है मेरी स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके भी 3 पार्ट होते हैं, एक इंपॉर्टेंट पार्ट डिओडिनम, जियोजिनम और इलियम, डिओडिनम, जियोजिनम और इलियम, और तीसरा होता है मेरा लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है फिर से, एक होता है सीकम, कलोन, रेक्टम एंड द लास्ट पार्ट इज योर एनस। ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग पार्ट्स हैं। अब हो सकता है आपकी बुक में ये अलग अलग डिवीजन नहीं दिया होगा, पर कम से कम ये नाम तो आपको इसी ऑर्डर में याद रखने हैं। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो हम लास्ट में लेंगे, ठीक है, आप पहले पढ़ लें अच्छे से टॉपिक को, लेते हैं क्वेश्चंस। क्या पूछा? ठीक है, नोट हो गए सारे नाम। माउथ है, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। पार्ट्स में डिवाइड करो तो स्टमक के 3 पार्ट है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है डिओडिनम, जियोजिनम, इलियम
लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है सीकम, कोलोन और रेक्टम। एनस मैंने यहाँ पर सेपरेट अलग से लिख दिया है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होगी, तो ग्लैंड्स में हम लिखते हैं नाम, यही लिख देती हूँ मैं। एक होती है मेरी सलाइवरी ग्लैंड्स जो ओरल कैविटी में प्रेजेंट होगी। एक इम्पॉर्टेंट होता है मेरा लीवर। दूसरा इम्पॉर्टेंट हमको यहाँ पे देखना है मेरा पेनक्रियाज, पेनक्रियाज। और कुछ यहाँ पर होगी गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है ना। इन सब ग्लैंड्स का इंपॉर्टेंट रोल हमको देखना है, ठीक है। अब हम एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। कैसे बनेगा डायग्राम? मैं अगर सिंपल बनाऊं एलिमेंट्री कैनाल तो मैं यहाँ से बनाना शुरू करती हूँ। कुछ इस तरीके से आप एलिमेंट्री कैनाल बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ये फेस बनाना बहुत ही इजी होगा, है ना। फेस बनाना एक बार सीखो, थोड़ा इमेजिन करो। ये नाक बनी है, नाक के बाद नीचे वाला ये छोटा सा पार्ट है, फिर ये मेरा मुंह बन गया है और फिर ये नीचे वाला पार्ट बन गया। सिंपल। नाक के ऊपर ये फोरहेड वाला पार्ट है, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करो और बाल तो आपके हैं, आप जैसा चाहो वैसे बना सकते हैं, ठीक है। हाउ वी मेक दैट डायग्राम दैट यू ऑल नो, है ना। और नहीं जानते हो तो सीख लो, देख लो भी, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक एक पार्ट को डिस्क्राइब करते जाएंगे साथ साथ में। ये मेरा कौन सा पार्ट है? दैट पार्ट इज योर माउथ, है ना। इसके अंदर ये जो कैविटी बन के आ रही है दैट इज योर ओरल कैविटी या मेरी बकल कैविटी, ठीक है। बकल कैविटी के बाद नीचे की तरफ आएंगे तो नेक वाले रीजन में यहाँ पर हमको एक स्ट्रक्चर दिखेगा दैट इज योर फेरिंग्स। मैं यहाँ पे शॉर्ट पे लेवल कर रही हूँ, ठीक है। नेक वाले रीजन में फेरिंग्स के बाद आगे कंटिन्यू होता है, ये होता है मेरा इसोफेगस। अगर मैं यहाँ से थोड़ा बॉडी पार्ट बनाऊं तो मैं कुछ ऐसे करके बना सकती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये मेरा इसोफेगस जो है वो कंटिन्यू होके आता है अप टू थोरैसिक रीजन। थोरैसिक रीजन तक ये इसोफेगस आता है, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद यहाँ मुझे कंटिन्यू करना है मेरा स्टमक। देखो फेरिंग्स हो गया, फेरिंग्स के बाद इसोफेगस है, इसको मैं लेवल कर दूं इसोफेगस, ठीक है। ये इसोफेगस आगे कंटिन्यू होकर मेरे स्टमक में ओपन हो रहा है। मैं यहाँ पर मेरे स्टमक का डायग्राम कुछ इस तरीके से बना सकती हूँ। आप चाहो तो थोड़ा सा और टिल्टेड बना दो। ये मैंने स्टमक बनाया है, ये इसोफेगस, ये आ गया मेरा स्टमक वाला पार्ट, ठीक है। इसको क्या नाम दिया है मैंने? मेरा स्टमक। ये हो गया मेरा स्टमक वाला पार्ट, ठीक है। इसमें भी मेरे तीन पार्ट है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक, ठीक है। ये वाला पार्ट जो होता है वो मेरा पाइलोरिक पार्ट होता है, ठीक है। कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक पार्ट है। अब ये बनने के बाद यहाँ जो मैं स्टमक से कंटिन्यू करूंगी, ये जो कर्व है यहाँ से मेरी शुरू हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन आगे जाके ऐसी गुचड़ गुचड़ बन गई है, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कॉइल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ये पूरा बनाया है मैंने मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन। इस पहले पार्ट को मैंने नाम दिया है डिओडिनम, और इसके अंदर वाले पार्ट होंगे कौन कौन से? एक जियोजिनम होगा और आखिरी पार्ट होगा मेरा इलियम, है ना। तो ये तीनों मिलके बन गई है कौन? मेरी स्मॉल इंटेस्टाइन। इतना समझ में आया है? अब यहाँ से जो लोअर पार्ट होगा यहाँ पर निकलता है छोटा सा एक प्रोजेक्शन दैट वी कॉल द अपेंडिक्स, है ना। अपेंडिक्स नाम आपको याद रखना है, अपेंडिक्स पार्ट होता है। यहाँ से शुरू हो रही लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें कौन कौन है? सीकम, कोलोन, रेक्टम एंड एनस। ये पार्ट मैंने यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया है ना, दिख रहा है आपको लाइन। और ये ऐसा क्वेश्चन मार्क के देखो बोर्ड पे जगह कम है तो मैं यहाँ पे इस पार्ट को छोटा ही बना पाई हूँ, वरना ये डायग्राम सही नहीं है। ये पार्ट इतना बड़ा हो गया और ये इतना सा हो गया, ऐसा नहीं होता है। बोर्ड नीचे छोटा पड़ा है। मैं इस डायग्राम को इधर साइड से और बना के बता दूंगी, बट आपको पार्ट्स अलग अलग नाम समझ में आ जाने चाहिए, इसलिए मैंने ये डायग्राम आपको इस तरीके से बना के बताया है, ठीक है।
ठीक है, वरना आप सोचोगे मैडम को डायग्राम बनाना नहीं आ रहा है। ठीक है, जगह अवेलेबल नहीं है, इतना गैप होता है। ठीक है, अब सुनो यहाँ पे क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो बड़ी ब्लू कलर से बनी है ये कौन है मेरी, ये ब्लू कलर की बनी हुई मेरी लार्ज इंटेस्टाइन है। इसके 3 पार्ट कौन से थे, ये इसके 3 पार्ट थे, सीकम, कोलोन, रेक्टम और एनस। ठीक है, 3 पार्ट यहाँ पर प्रेजेंट थे, सीकम, कोलोन, रेक्टम और एनस। तो ये लास्ट वाला पार्ट जो होता है ये होगा मेरा रेक्टम, और ये ओपनिंग जो होता है दैट इज योर एनस, ये ओपनिंग कहलाता है मेरा एनस। और ये वाला पार्ट जो है ये पार्ट होता है मेरा कोलोन। कोलोन में भी क्या हो रहा है, ये असेंडिंग है, ये ट्रांसफर्स टू पे, और ये डिसेंडिंग। अभी थोड़ा लगेगा नहीं आ रहा है, सब नाम नए नए हैं, थोड़ा टाइम लगेगा बेटा इकट्ठे इतने सारे नामों को पहचानने में। अभी तो मुझे हर एक का काम बताना है, डिटेल गहराई में जाना है, डेप्थ में जाना है। अभी तो मैं सिर्फ नाम बता रही हूँ, आपको बताने जा रही हूँ कि इस ऑर्गन के बाद ये आएगा, इस ऑर्गन के बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। इसमें हमको 3 चीजें देखने को मिलने वाली। ठीक है, तो थोड़ा नाम याद रखने की कोशिश करो और डायग्राम को बनाने का तरीका याद करने की कोशिश करो, क्योंकि स्कूल लेवल पे जहाँ भी आप एग्जाम दोगे पहला, उसमें ये डायग्राम जरूर आना है, एलिमेंट्री कैनाल जरूर आना है, न्यूट्रिशन डाइजेशन जरूर आना है ना। अभी मैं एक बार और इस डायग्राम को फिर से बना के बताऊंगी इस तरफ ना, आप चिंता नहीं करो। अब इसके बाद ये जो पहला पार्ट है ये मेरा कौन है, डियोडिनम, ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गए, सीकम, कोलोन, रेक्टम और एनस वाला पार्ट। ठीक है, अब मैं बताने जा रही हूँ यहाँ पर जो स्ट्रक्चर, ये जो मेरा पहला कर्व है, मतलब ये जो मेरा डियोडिनम वाला पार्ट है ना, ये पहला कर्व बना है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड, एंड दैट ग्लैंड वी कॉल द पेंक्रियाज। ऐसा लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, और उस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को मैंने नाम दिया है क्या, मेरा पेंक्रियाज। मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड इज योर लीवर एंड योर पेंक्रियाज। देखो मैंने यहाँ पे स्टार लगा दिया है, ये लीवर और ये जो पेंक्रियाज है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। आ रहा है समझ में, है ना। अब देखो क्या हो रहा है, ये पेंक्रियाज यहाँ पर प्रेजेंट है, उसके अलावा यहाँ डियोडिनम के ऊपर, मतलब ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे पहला पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट है डियोडिनम है। ये यू शेप का कर्व जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर के यहाँ पर ये पेंक्रियाज प्रेजेंट है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर प्रेजेंट है मेरा लीवर। ये मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया है मेरा लीवर, और लीवर से निकली है ये बाइल डक्ट, और यहाँ प्रेजेंट है मेरा गाल ब्लैडर। मतलब मैं बोलूँ तो ये छाता है और ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको क्या लेबल करना है मुझे, इसको मैंने नाम दिया है क्या, लीवर। ये जो गोला सा बनाया है इसको मैंने नाम दिया है क्या, गाल ब्लैडर। ठीक है, और ये जो बनाई है इसको मैंने बोला है मेरी बाइल डक्ट। ठीक है, इसको स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया है, बाइल डक्ट। ठीक है, लीवर सिक्रीट करेगा बाइल जूस को, गाल ब्लैडर उसको स्टोर करेगा, और इस बाइल डक्ट के थ्रू वो बाइल जूस इस डियोडिनम वाले पार्ट में, मतलब मेरे स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। ये होती है मेरी एलिमेंट्री कैनाल। जो नाम मैंने यहाँ लिखे हैं उन नामों को मैंने इस डायग्राम में शो करने का कोशिश किया है। ये डायग्राम आपको अपनी सारी बुक्स में मिल जाएगा, वो एनसीईआरटी बुक में भी मिलेगा, रिफ्रेशर बुक में भी मिलेगा, हर जगह मिलेगा, आप कहीं भी देखिए। एग्जाम में भी ये जरूर आने वाला है। ठीक है, क्या आने वाला है, एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। एलिमेंट्री कैनाल और ये डाइजेस्टिव ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ पर प्रेजेंट होगी, इस ओरल कैविटी में प्रेजेंट होगी मेरी सलाइवरी ग्लैंड्स, है ना। ओरल कैविटी में प्रेजेंट है मेरी सलाइवरी ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ स्टमक। स्टमक की वॉल्स में ये गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्या क्या समझ में आया है अभी तक। हमको होलोजोइक न्यूट्रिशन समझ में आया है,
5 स्टेप में कंप्लीट होता हुआ दिखा है। हमने होलोजोइक न्यूट्रिशन अमीबा में देख के पूरा कर लिया है, 3 या 5 नंबर का क्वेश्चन आया था। उसके बाद हमको देखना है ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन, और ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन जो है वो ये 5 अलग अलग होलोजोइक के 5 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। इसमें एक एलिमेंट्री कैनाल होती है, लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, और उसके अलावा कुछ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये जो लंबा एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर है ये अलग अलग पार्ट से मिलकर के बना हुआ है ना। पहला हमने बोला है माउथ पार्ट है, माउथ के बाद आया ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी, इसके बाद आया मेरा फेरिंग्स के बाद आया इसोफेगस, देन योर स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। यहाँ 3 पार्ट देखे अपन ने, स्टमक के 3 पार्ट, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है, डियोडिनम, जियोजिनम, इलियम, और लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है मेरे सीकम, कलोन, रेक्टम, और एनस को मैंने अलग से मेंशन कर दिया है। ग्लैंड्स इंपॉर्टेंट कौन कौन सी बनी हुई है, सलाइवरी ग्लैंड है जो ओरल कैविटी में प्रेजेंट है, लीवर है, पेनक्रियाज है, और कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट है जो स्टमक की वॉल्स में प्रेजेंट है। ठीक है, अब पेनक्रियाज और लीवर को मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। ये रही ऊपर सलाइवरी ग्लैंड ओरल कैविटी में, ये मैंने लीवर बताया है, अंदर गॉलब्लैडर है, और ये बाइल डक्ट है। कहाँ पर ओपन हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो डियोडिनम फर्स्ट पार्ट है वहां पर ओपन हो रहा है, इस डियोडिनम वाले पार्ट में। ठीक है, और यहीं पर ओपन हो रहा है मेरा ये पेनक्रियाज, है ना। यहाँ पर मेरा 3 पार्ट मैंने दिखा है, डियोडिनम, जियोजिनम, आखिरी वाला पार्ट इलियम है। ये वाले पार्ट को मैंने अपेंडिक्स लेबल किया है, अपना डायग्राम एक बार चेक कर लो। ये अपेंडिक्स दिखा है, और ये ब्लू कलर से ऐसे क्वेश्चन मार्क के फॉर्म में मैंने बनाई है मेरी लार्ज इंटेस्टाइन, जो 3 पार्ट से बनी है, सीकम, कलोन, रेक्टम और एनस। कलोन भी हमारा ये असेंडिंग कलोन है, ये ट्रांसवर्स कलोन है, और ये डिसेंडिंग कलोन है। ठीक है, मेरे ख्याल से डायग्राम क्लियर है, ये पार्ट्स भी क्लियर है ना। अब आगे पढ़ना शुरू करते हैं। अभी हमारे पास 15-20 मिनट और है ना, कितनी देर है? हाँ, अभी कितनी देर टाइम बताऊँ? अभी 11:45 हो गए मैम। हाँ, 15 मिनट समथिंग है, 15 मिनट। हाँ, अब हम थोड़ा ओरल कैविटी के बारे में देखते हैं क्या क्या इसके अंदर हो रहा है। फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम आवर माउथ ओनली, है ना। पहले शुरू करते हैं हमारे माउथ से। ये मैंने पहला नाम लिखा है मेरा माउथ। माउथ क्या है, इट इज अ स्मॉल ओपनिंग, ये छोटा सा एक ओपनिंग होता है, विच इज गार्डेड बाय किससे गार्ड होता है, लिप्स से। लिप्स क्या है, 2 फोल्ड्स ऑफ स्किन के 2 मस्कुलर फोल्ड है जिसको मैं लिप्स कह रही हूँ। दैट माउथ इज गार्डेड बाय द लिप्स ओनली। व्हेन वी ओपन आवर लिप्स देन वी सी द प्रेजेंस ऑफ कैविटी इनसाइड इट, दैट वी कॉल्ड इट द ओरल कैविटी, है ना। बट उसके पहले जैसे ही मैं लिप को ओपन करूंगी तो क्या होगा, मैंने जॉस को मूव नहीं किया है, सिर्फ लिप्स को ओपन करूंगी तो वी फाइंड 2 जॉज, है ना। लिप्स ओपन होंगे तो मुझे दिखेंगे 2 जॉ। 2 जॉज में एक मेरा होता है अपर जॉ और दूसरा है मेरा लोअर जॉ। ठीक है, और इन जॉज के अंदर प्रेजेंट होंगे मेरे टीथ। कोई दिक्कत है, अपर जॉ है, लोअर जॉ है, इसके अंदर प्रेजेंट है मेरे टीथ। तो वी आर कंसिडर एज एन heterodont. Heterodont means the variety of teeth we have. मतलब हमारे जॉज में एक जैसे दांत नहीं है, अलग अलग वैरायटी के दांत देखने को मिलते हैं, इसलिए हमने बोला है हेटेरोडोंट। ठीक है, हेटेरोडोंट मतलब अलग अलग वैरायटी के दांत हैं। अब अगर मैं टीथ के बारे में देखूं तो शायद आपको पता है 4 टाइप के दांत होते हैं। एक मेरा होता है इंसिजर, देन योर कैनाइन, देन प्रीमोलर, और लास्ट में होता है मेरा मोलर, है ना। इसका नंबर अगर अपन देखते हैं, अगर मैं जॉ का थोड़ा सा डायग्राम बनाने की यहाँ कोशिश करूं, ये मैंने ऐसा जॉ बनाया है और ये जॉ नीचे से बनाया है। इस जॉ को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, राइट। अब यहाँ पर मैं देखूंगी पहले 2 जो दांत होंगे, आप अपने जॉज में टंग करके देखो, टीथ को फील कर सकते हो।
पहले के फ्रंट 4 टीथ जो है वो एक जैसे आपको दिखाई देंगे। तो ये जो 2 टीथ है इनको मैंने नाम दिया है क्या, इंसिजर, ठीक है। और इसके पास में 2 दांत होंगे जो पॉइंटेड होंगे, ये ऐसे पॉइंटेड दांत निकल के आए हैं, इसको मैंने बोला है कैनाइन, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ इतने पार्ट की बात करती हूँ तो इतने पार्ट में इंसिजर कितने हैं, 2, कैनाइन कितना है, 1, प्रीमोलर कितने हैं, 2, मोलर कितने हैं, 3। अब ये न्यूक्लियर जो पॉइंटेड टीथ है उसके बाद वाले देखोगे आप तो यहाँ पर 2 आपको प्रीमोलर दिखेंगे। देखो टंग से आप पीछे की तरफ टच करोगे तो आपको दाढ़ जिसको अपन बोलते हैं दैट इज योर मोलर, उसके आपको 4 कॉर्नर यू फील, टंग पीछे की तरफ लगाओगे दांत में ऊपर या नीचे कहीं भी तो आपको 4 कॉर्नर्स दिखेंगे। जो 4 कॉर्नर वाले टीथ है वो 3 है जिसको मैं मोलार बोल रही हूँ, और उसके आगे की तरफ भी आपको लगेंगे पर उसके 3 कॉर्नर्स आपको दिखेंगे। हम उसको छोटी दाढ़ बड़ी दाढ़ कह सकते हैं। तो कैनाइन के जस्ट पास में हमको 3 कॉर्नर वाले दिखने वाले हैं, 2 दांत, तो मैं यहाँ पर ऐसे 3 कॉर्नर वाले बना दे रही हूँ, 2 दांत, और इसको मैंने बोला है क्या, मेरे प्री मोलर। और इसके बाद पीछे की तरफ जो है मुझे वो 4 कॉर्नर वाले दांत दिखने वाले हैं जिसको मैं बोल रही हूँ मेरा मोलर। अब जरूरी नहीं है कि आपके मुंह में भी ये 3 हो मोलार, समटाइम्स यू हैव ओनली 2 मोलार्स इन योर टीथ जॉस। क्यों ऐसा हो रहा है, आपने सुना है वो विजडम टीथ, अक्कल दाढ़, वो एक एज के बाद ही आती, हो सकता है अभी आप में नहीं आई हो तो आपका काउंट 32 टीथ नहीं होगा, मोलार के नंबर में कम या ज्यादा हो सकता है, ठीक है। बट मोस्टली इन एडल्ट मैन 33 मोलार्स आर प्रेजेंट एट वन साइड ओनली, ठीक है। तो हमारा एक फॉर्मूला बनता है डेंटल फॉर्मूला। देखो इंसिजर कितना है मेरा 2, कैनाइन कितना है 1, प्रीमोलर कितना है 2 और मोलर कितना है 3। हम जो फॉर्मूला लिखते हैं हम लिखते हैं 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। अब देखो क्या नंबर 8 हो गया है क्या, 3 4 5 6 7 8, तो 8 ऊपर हो गए 8 नीचे हो गए, टोटल हो गए ना 16, मतलब इतने पार्ट में 16। देखो यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, टोटल कितने टीथ हो गए, टोटल 32 टीथ वी हैव इन अवर जॉज। हमारे जॉज में टोटल 32 टीथ होते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डेंटल फार्मूला ऑफ ह्यूमन बीइंग। डेंटल फार्मूला क्या होगा, एक्सप्लेन इट। डेंटल फार्मूला आपको डायरेक्ट लिखना है, ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट लिखो 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। समझ आ रहा है, इसमें नंबर स्पेसिफाई कर दो कि इंसिजर मेरे 2 होंगे, कैनाइन मेरा 1 होगा, प्रीमोलर मेरे 2 होंगे और मोलर कितने होते हैं, 3 होते हैं। सो आवर डेंटल फार्मूला इज 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। 8 अपॉन 8 16 इस साइड हो गया है, 8 अपॉन 8 इस साइड हो गया है, टोटल 32 टीथ वी हैव इन अवर एडल्ट मैन, ठीक है। हम यहाँ बोलते हैं वी आर डाइफाइडोंट, मतलब एक लाइफ पीरियड में 2 बार दांत आते हैं। आपने सुना है वन इज योर मिल्क टीथ एंड अनदर वन इज योर परमानेंट टीथ, ऐसा भी आपने कहीं सुना होगा। मैं अब इस डायग्राम को इरेज कर रही हूँ। यहाँ मैंने सुना है एक होते हैं मेरे मिल्क टीथ और दूसरे होते हैं मेरे परमानेंट टीथ, ठीक है। मिल्क टीथ मतलब वो बच्चों वाले दांत, दूध वाले दांत जैसे आपने सुना है पहले कभी, और दूसरा होते हैं परमानेंट टीथ जो एक एडल्ट में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब परमानेंट टीथ का नंबर मैंने बोला है कितना होता है 32। मिल्क टीथ कितने होते हैं, मिल्क टीथ होते हैं 20। ये आपको याद रखना है, कैसे, अब सुनो यहाँ पे, विच टीथ आर एब्सेंट इन योर मिल्क टीथ, मिल्क टीथ में कौन से दांत नहीं होंगे। अब याद रखना मिल्क टीथ के अंदर मैं बोलती हूँ मेरे मोलार टीथ, मोलार आर एब्सेंट, है ना। अगर मैंने बोला है कि मोलार एब्सेंट है मतलब ये 3 एब्सेंट है। अब सोचो 3 इस साइड है, 3 इधर है, 3 इधर है और 3 इधर है, टोटल कितने हो गए, 3 into 4 कर दूं, 3 into 4 equal to 12 molar teeth total we have in our jaws। मेरे जॉज में राइट टोटल कितने मोलार टीथ होंगे, टोटल 12, 3 इधर 3 इधर 3 इधर 3 इधर, टोटल 12 मोलार टीथ वी हैव।
बट जो वो मिल्क वाले दांत होंगे, जो बचपन वाले दांत होते हैं, तब ये मोलार एब्सेंट होते हैं। ठीक, मोलार एब्सेंट हो गए मतलब 12 टीथ एब्सेंट हो गए, तो 32 में से 12 आप माइनस कर दोगे तो कितने टीथ बचे हैं? 20 टीथ। तो मिल्क टीथ कितने होंगे? 20। क्वेश्चन समझ में आया? What is the dental formula of human being? That is your 2123 upon 2123. Total 32 teeth we have. समझ में आया है? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये समझ में आया है? इंसीजर मतलब दो ये हो गए इंसीजर, कैनाइन 1 होता है, पॉइंटेड टीथ है, प्रीमोलर है और मोलर है। इसको हम बोलते हैं कटिंग टीथ, बाइटिंग टीथ एंड ग्राइंडिंग टीथ। काटना है, मुझे एप्पल खाना है तो मैं ऐसे करके नहीं खाती हूँ, सामने से कट करके खाती हूँ। कैनाइन जो कार्निवोर्स होते हैं वो डॉग से, कैट से, लॉयन है, फॉक्स से, इन समय वो कैनाइन टीथ दो पॉइंटेड दांत अलग से दिखाई देते हैं। ज्यादा कटिंग टीथ को चीरा फाड़ी करने में उनको हेल्प करता है। शार्प पॉइंटेड टीथ। और ये जो दोनों है मोलार एंड प्रीमोलर, दे एक्ट एज एन ग्राइंडिंग टीथ, वो पूरी तरह से ग्राइंड करके रख देते हैं सब्सटेंस को। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। दांतों के बारे में मैंने आपको बताया है, अपर जॉ है, लोअर जॉ है, टीथ है, वैरायटी ऑफ टीथ भी है, इसलिए मैंने बोला हेटेरोडोंट। डायफायोडोंट इसलिए बोला क्योंकि दो बार दांत आ रहे हैं, एक बार मिल्क टीथ है और एक बार मेरे परमानेंट टीथ। ठीक है, जो मिल्क टीथ है वो टोटल 20 होते हैं, बिकॉज कौन सा टीथ इसके अंदर एब्सेंट है? मोलार टीथ है ना, मोलार टीथ एब्सेंट है, इसलिए टोटल नंबर 20 हो गया है। टोटल 12 मोलार वी हैव इन अवर जॉज। 12 मोलार प्रेजेंट होते हैं, तो 32 में से 12 माइनस कर दिया, 20 मिल्क टीथ आर प्रेजेंट इन अवर जॉज। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है ये जो 3 मोलार थे, किसी में 3 होते हैं, किसी में नहीं भी होते हैं, तो मोलार की काउंटिंग में कम या ज्यादा होने की चांसेस होते हैं। वो अक्कल दाढ़ है जो विजडम टीथ बोलते हैं, वो किसी में होता है और किसी में नहीं भी होता है। ठीक है, तो दोनों में चेंज देखने को मिल सकता है। ये सब हमने देखा है किसके बारे में? हमारे जॉस के बारे में। पहले मैंने देखा लिप्स, ये माउथ है, माउथ इज कवर्ड बाय दिस 2 फोल्ड्स ऑफ स्किन, दैट इज योर लिप्स। लिप्स को मैंने ओपन किया तो मुझे जॉस दिखे, अपर जॉ एंड लोअर जॉ। अब एक बात ध्यान रखो, दिस लोअर जॉ इज ओनली मूवेबल। आप बोल रहे हो, आप आ कर रहे हो, तो आपने नीचे वाले जॉ को मूवमेंट किया, ऊपर वाला जॉ की पोजीशन फिक्स है, आप ऊपर वाले जॉ को नहीं मूव कर सकते हो। तो मूवेबल जॉइंट प्रेजेंट ओनली इन दिस जॉज। लोअर जॉ में आप करके देखो, लोअर जॉ मूवमेंट हुआ है, अपर जॉ में मूवमेंट नहीं होता है। पक्का? अब जब मैंने जॉस को ओपन किया है, देन वी फील एक कैविटी दिख रही है, कांच के सामने जाके करो, फिर आपको एक कैविटी दिखेगी, राइट? दैट कैविटी वी कॉल द ओरल कैविटी। यहाँ मैंने लेबल किया है इसको, ये है मेरी ओरल कैविटी, या इसको मैंने बोला है मेरा बकल कैविटी। कोई दिक्कत है? एक है मेरी ओरल कैविटी एंड अनदर वन इज योर बकल कैविटी। ओरल कैविटी या बकल कैविटी, दोनों में से कोई भी एक नाम आप दे सकते हो। अब इस कैविटी के अंदर झांक के देखते हैं तो मुझे दिख रही है एक टंग, दिख रही है, अ फोल्ड ऑफ स्किन वी ऑब्जर्व, दैट इज योर टंग। ऐसी टंग दिखाई देती है। इस टंग के ऊपर प्रेजेंट होती है मेरी टेस्ट बर्ड्स which receive the stimulus of टेस्ट। अलग अलग टेस्ट मुझे इससे फील होता है। सबसे बेस पे यहाँ पर भी फील द बिटर वन, कड़वा लगता है मुझे। इसके साइड में यहाँ पर मुझे लगता है खट्टा, मैं खट्टा लिखूं आपको अच्छा लगेगा, खट्टा लिख रहे हैं। यहाँ पे आगे की तरफ साइड में मुझे लगता है सॉल्ट, यहाँ पे लग रहा है सॉल्ट। अब कौन सा बचा? मीठा। यहाँ पे लग रहा है स्वीट, मीठे का स्वाद लगता है। और मिर्ची, चिली तो मुझे कहीं भी लिख सकती है। ठीक है, ये टंग है जिसकी अलग अलग पार्ट में अलग अलग वैरायटी की टेस्ट बर्ड्स होती हैं, which receive the stimulus of different variety of टेस्ट, जो अलग अलग टेस्ट को हम फील कर पा रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद ऊपर की तरफ, अब देखो टंग दिखी मुझे, अब इस टंग को इसके अंदर मूव करो ओरल कैविटी में। When we touches our tongue to upper side, ऊपर की तरफ टच करते हैं तो we find the presence of palate there। यहाँ पर एक पैलेट प्रेजेंट होता है ऊपर की तरफ, है ना।
अब मैंने आ करने के बाद टंग को ऊपर लगाया है तो मुझे वो लग रहा है पैलेट। अब उसी टंग को थोड़ा और पीछे जाके ऊपर की तरफ लगाओ। ये मुझे आगे हार्ड लग रहा है, आपने टच करके देखा है। टंग को पीछे की तरफ फोल्ड करके फिर ऊपर लगाओ, लगा के देखो 1 मिनट, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा हर चीज। आगे की तरफ लगाया मैंने, मुझे हार्ड लग रहा है, पीछे करके ऊपर की तरफ लगाया करके तो मुझे सॉफ्ट लग रहा है। मतलब मैं यहाँ बोलूंगी मेरा पैलेट 2 पार्ट में डिवाइडेड है। आगे की तरफ होता है मेरा हार्ड पैलेट और पीछे की तरफ प्रेजेंट होगा मेरा सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, वन इज योर हार्ड पैलेट एंड अनदर वन इज योर सॉफ्ट पैलेट। अब पैलेट का फंक्शन क्या है? दिस पैलेट इज इंपॉर्टेंट फॉर swallowing द फूड। पैलेट इंपॉर्टेंट होता है swallowing के लिए, फूड को निगलने के लिए, और इट इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर स्पीच ऑल्सो। अगर मेरे को खाने को निगलना है या मुझे पानी को स्वेलो करना है, निगलना है, तो आप क्या करोगे? सोचो जरा 1 मिनट। यू जस्ट टच योर टंग टू योर पैलेट एंड पुश दैट फूड पार्टिकल्स इनवर्ड। फोर्सली यू पुश दैट फूड पार्टिकल इनसाइड। आप पानी भी पिएंगे तब भी आप अपनी टंग को ऊपर पैलेट को लगाएंगे एंड देन यू पुश दैट वाटर इनसाइड। समझ रहे हो? अब सोचो ऊपर की तरफ ये हार्ड पैलेट नहीं होता तो आप टंग कहाँ टच करते हैं, पानी को अंदर कैसे धकेलते हैं? पानी को या खाने को अंदर की तरफ लेने के लिए, स्वेलो करने के लिए हमने हमारी टंग को ऊपर पैलेट पर टच किया है और खाने को अंदर की तरफ धकेला है। तो हम कह सकते हैं दिस पैलेट इज इम्पोर्टेंट इन swallowing द फूड। खाने को निगलने के लिए इम्पोर्टेंट होता है एंड दैट पैलेट इज अगेन इम्पोर्टेंट फॉर योर स्पीच ऑल्सो। अगर मुझे कुछ वर्ड प्रोनाउंस करने हैं तो मैं अपनी टंग को ऊपर टच करती हूँ। ट है, र है, प सिर्फ लिप से हो रहा है, पर ट और र में मैं पैलेट का यूज कर रही हूँ। ऐसा हिंदी में आपने ये वर्ड्स अलग अलग कैटेगरी के पढ़े होंगे आपने, बट स्टिल यहाँ हम जान सकते हैं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ पैलेट। तो पैलेट का इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या हो गया है? swallowing द फूड एंड स्पीच ऑल्सो। दांतों का काम क्या हो गया है? चबाना, फूड को क्रश करना। टंग का क्या काम है? टेस्ट बर्ड्स से तो टेस्ट को रिसीव करेगी और फूड के साथ सलाइवा को मिक्स करने में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा है हमारी ओरल कैविटी के बारे में। अब इस ओरल कैविटी में प्रेजेंट होती है मेरी सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, और उस सलाइवरी ग्लैंड के बारे में हम अगले टर्न पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम सलाइवरी ग्लैंड के बारे में भी देखेंगे डिटेल में, वो क्या एंजाइम रिलीज करती है, किस किस टाइप की सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हो। कुछ क्वेश्चंस अगर पूछना है तो आप पूछो प्लीज। हेलो, नहीं? चलो ठीक है, घर जाके एक बार, घर पे ही बैठे हो, घर जाके क्या कहूँगी आपसे, घर पे ही बैठे हो आप, तो आप घर पे एक बार इस पार्ट को रिवाइज करके देखना, पढ़ के देखना। होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा और फिर ह्यूमन बीइंग के न्यूट्रिशन में एलिमेंट्री कैनाल देखो, उसके अलग अलग पार्ट्स के नामों को याद करने की कोशिश करो, याद करो एक बार। और अभी मैंने सिर्फ माउथ ओरल कैविटी के बारे में आपको बताया है ना। अभी मुझे सलाइवरी ग्लैंड बताना बचा है जो मैं आपको अगली टर्न पे पढ़ाऊंगी। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करती है सलाइवरी जूस को, जिसके अंदर होता है अमाइलेज एंजाइम एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो ओनली 30% कार्बोहाइड्रेट इज पार्शियली डाइजेस्टेड इन योर ओरल कैविटी, है ना। लिखो बोर्ड पे क्या, मैं एक बार, क्लास खत्म तो नहीं हो गई है। चलो हम यहाँ लिख देते हैं द 30% कार्बोहाइड्रेट इज, यहाँ लिखती हूँ मैं
30% carbohydrate is partially digested in oral cavity, है ना। 30% कार्बोहाइड्रेट इज पार्शियली डाइजेस्टेड इन ओरल कैविटी। किसके कारण होता है? बाय द यूज ऑफ amylase enzyme present in saliva secreted by salivary glands, बता ही दिया। थोड़ा सा पार्ट 2 मिनट का रह गया था, शायद टाइम भी था अपने पास, तो पढ़ के कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट वन से हम ओरल कैविटी के आगे पढ़ेंगे, है ना। वैसे यहाँ पर 3 टाइप की सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। अब आपकी बुक में इतना डिटेल में है नहीं, फिर भी आप पढ़ना चाहो तो 3 टाइप की सलाइवरी ग्लैंड होती है जो सलाइवा बनाती है। सलाइवा के अंदर अमाइलेज एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये सलाइवा के अंदर वाटर भी प्रेजेंट होता है और म्यूकस भी प्रेजेंट होता है और अमाइलेज एंजाइम भी प्रेजेंट होता है। अमाइलेज एंजाइम तो डाइजेशन में काम करेगा, म्यूकस क्या करेगा? इट एक्ट एज एन ल्यूब्रिकेंट के फॉर्म में एक्ट करता है और मेंटेन द मॉइस्चर को मेंटेन करता है ना। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट रोल था सलाइवा। ठीक है, चलो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।